I am Usha. Welcome to my channel Political Science with Usha. तो आज हम शुरुआत करते हैं समता के अधिकार से। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 देखते हैं, विधि की समक्षमता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें दो पद हैं, विधि की समक्षमता और विधियों के समान संरक्षण, दोनों अलग अलग है। पहले इसके बारे में, अनुच्छेद 14 के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि जो विधि की समक्षमता की ये जो अवधारणा है जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई। यानी ये जो पद है विधि की समक्षमता, ये जर्मनी के वीमर संविधान की धारा है 109। और ये जो विधियों की समान संरक्षण है ये अमेरिकी संविधान के 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1868 में, उसके धारा 1 से ली गई है। अनुच्छेद 14 जो है केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों पर लागू हो सकता है। नागरिक अनागरिक सभी व्यक्तियों पर लागू हो सकता है। विधि की समक्षमता पद में विधि का वही अर्थ है जो डायसी का विधि की शासन या विधि की या न्याय की अवधारणा से था। दूसरी तरफ विधियों का समान संरक्षण पद में जो ये विधेय शब्द है, विधि एक वचन को व्यक्त करते हैं, विधेय शब्द जो बहुवचन को व्यक्त करते हैं। जो विधेय शब्द का है जो स्पष्ट रूप से सांविधिक विधि का निर्देश करता है और इसके द्वारा किया गया प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि जो भी विधियाँ बनाई जाएं उनमें बिना किसी विभेद के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए। ये जो विधि की समक्षमता की अवधारणा है ये एक नकारात्मक अवधारणा है, यानी कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। इसमें विधि की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति साधारण विधि के अधीन है। इसमें विशेष अधिकारों का अभाव होता है। ये विधि की समक्षमता में विशेष अधिकारों का अभाव होता है। सभी व्यक्ति एक समान होते हैं, विधियों के समान है। अनुच्छेद 14 में दिए गया विधि का शासन संविधान का मूल ढांचा है। इसे संसद द्वारा कम या नष्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसे प्राकृतिक न्याय का भाग भी माना जाता है। जो विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा है ये एक सकारात्मक अवधारणा है। यानी जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में SC, ST, OBC, जनरल, EWS इनका जो वर्गीकरण किया गया है इसी आधार पर किया गया है। अर्थात तो उच्च वर्ग के साथ, जैसे कि हमारे यहाँ पे जनरल के साथ में भेदभाव के सकारात्मक भेदभाव बोलते हैं, इसको सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। क्योंकि अगर निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के बराबर संतुलन बिठाने के लिए अनुच्छेद 14 में जो वर्गीकरण किया गया है ये वर्गीकरण के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसे अपने यहाँ पे SC, ST, OBC, जनरल का इनका वर्गीकरण किया गया है तो इसको दो शर्तों के आधार पर किया गया है। एक तो बोधगम्य वर्गीकरण होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, और दूसरा है विभेद का अधिनियम के उद्देश्यों से तार्किक संबंध होना चाहिए। यानी अधिनियम जो भी है, जैसे SC, ST के बारे में जो भी अधिनियम होगा उसका उद्देश्य तार्किक संबंध होना चाहिए, ना कि अतार्किक तरीके से, यानी न्यायोचित तरीके से भेदभाव किया जाना चाहिए। तो समता के अधिकार के अपवाद है कुछ, जैसे अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और राष्ट्रपति राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत जो विशेष अधिकार प्राप्त है और विदेशी राजनयिकों को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज हैं। अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों के विशेष अधिकार हैं। अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों के विशेष अधिकार हैं। ये अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। तो अनुच्छेद 14 से संबंधित कुछ वाद देखते हैं। इसमें बहुत सारे वाद है तो मैं आपको मोस्ट वाद बता देती हूँ। जैसे एक ये है 1996 का वाद है, श्रीमती ज्ञान कौर वाद है। ये कहता है कि क्या धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघनकारी है या नहीं। तो ये
इस वाद में कहा गया नहीं, क्योंकि मरने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल नहीं किया जाता और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 309 की विधि विरुद्ध होना नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा है शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वाद 1996 का ही है कि क्या उन सभी अभियुक्तों की जमानतें मंजूर करने से संबंधित मामले में जिन्हें टाडा के प्रावधानों के अधीन अभियोजित किया जाता है मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना चाहिए या नहीं, तो इसमें कहा गया हाँ किया जा सकता है। साथ ही साथ इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि निरुद्ध किए व्यक्तियों को टाडा के अधीन निरुद्ध किए गए अभियुक्तों की जमानत को मंजूर करने हेतु 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगला देखते हैं, एक ये है 1998 का वाद है, मालवी विश्वनाथ आचार्य वाद है 1998 का। ये कहता है इसमें सुप्रीम कोर्ट के मतानुसार ऐसा कोई भी कानून समय के बीत जाने के कारण मनमाना एवं अनुचित माना जा सकता है जो इसके अधिनियमित होने के समय न्यायपूर्ण एवं उचित था। अगला है गौरव त्रिपाठी वाद है 2010 का। इसमें कहा गया प्रारंभिक परीक्षा के लिए भिन्न मानक और साक्षात्कार के लिए भिन्न मानक का अंगीकार किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। जैसे हमारे RS में होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है, इनमें कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है लिखित परीक्षा, उसमें अलग मानक निर्धारित हो सकते हैं और साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए अलग मानक निर्धारित हो सकते हैं। अगला और देखते हैं, ये है इम्पोर्टेंट है अकुल चंद्र प्रधान वाद है 1997 का। ये कहता है वोट करने के अधिकार का प्रयोग करने के बाबत व्यक्तियों के वर्गीकरण की वैधता। जहां वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बाबत व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया और कारगर में रहने वाले व्यक्तियों को अपना वोट देने से वंचित किया गया, वहाँ इसे यथोचित वर्गीकरण माना गया है। इम्पोर्टेंट है। दूसरा है बिहार राज्य बनाम लालू प्रसाद यादव वाद 1998 का है कि यदि कोई अवैधानिक आदेश अंतिम आदेश हो गया है तो ऐसे अवैधानिक आदेश को सुधारने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है और वह अंतिम आदेश होगा, यानी अंतिम आदेश हो तो। अगला देखते हैं, यह है 1997 का अशोक कुमार गुप्ता वाद। इसमें कहा गया है कि यह गैर संवैधानिक आदेश होगा क्योंकि जो भी आदेश अनुच्छेद 142 के अधीन पारित किया जाता है संपूर्ण न्याय जो अनुच्छेद 142 के तहत किया जाता है संपूर्ण न्याय करने के लिए उपचार संबंधी उपाय माने जाएंगे और सारभूत अधिकार के रूप में लागू होने योग्य नहीं होंगे। अतएव 5 वर्षों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण को प्रवर्तनीय बनाने के निर्देश अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघनकारी होना माना गया है। इसमें दूसरा देखते हैं, ये है 2010 का वाद है फुलजीत कौर वाद है। इसमें कहा गया अनुच्छेद छल या अवैधता को प्रचलन नहीं देता तथा इसमें नकारात्मक समानता अनुदात नहीं है। फुलजीत कौर वाद 2010 में इसमें कहा गया। अगला है प्रतीक्षा कुमारी वाद 2012 का कि यद्यपि वास्तव में स्त्री जन्म से OBC का अंग थी लेकिन उसने बाद में सामान्य व्यक्ति या वर्ग के एक पुरुष से यानी जनरल के एक पुरुष से विवाह रजामंदी से कर लिया है। ऐसी परिस्थितियों में व्यतीत स्त्री अपनी जाति का लाभ नहीं ले सकती थी और इसलिए उसके OBC के प्रमाण पत्र के रद्दीकरण को अवैधानिक होना अभी निर्धारित किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है चंद्रेश्वर पाठक वाद है 2014 का कि यह सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना है कि किसी व्यक्ति को सभी योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए बिना अस्थायी अथवा तदर्थ आधार पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं, यह डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2014 का वाद है। इसमें कहा गया है कि विधि के शासन का उल्लंघन किसी विधायन की अविधि मान्यता का अधिकार
हो सकता है। विधि के शासन का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 में विहित समता के मूल अधिकार को नकारने के तुल्य है। अगला वाद है शिवशंकर बनाम वाद 1951 की विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों ही पहलुओं का उद्देश्य समान न्याय है। अगला वाद है 1952 का अनवर अली सरकार वाद है कि विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का ही निष्कर्ष है, जिसका तात्पर्य है कि समरूप परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों से दोनों प्रदत्त विशेष अधिकारों और आरोपित उत्तरदायित्वों में एक जैसे व्यवहार किए जाएंगे, दोनों में एक जैसे व्यवहार किए जाएंगे। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये कहा गया है कि जो विधि का समान संरक्षण है वो विधि की समक्ष समता, जो पहला पद है नकारात्मक है, इसका ही निष्कर्ष है। ये इसमें ये अनवर अली सरकार वाद में कहा गया है। अगला वाद है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम शरत चंद्रन वाद 2009 का है कि अनुच्छेद 14 एक सकारात्मक विचारधारा है। यह केवल वहां लागू होती है जहां पक्षकारगण समरूप अवस्थित है। अवैधता के आधार पर किसी समानता का दावा नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 14 एक सकारात्मक विचारधारा है, तो शरत चंद्रन वाद 2009 इसमें कहा गया है। अगला देखते हैं ओम प्रकाश वाद है 1955 का कि अनुच्छेद 14 यह प्रावधान नहीं करता कि सभी विधियां समान हो। यह प्रावधान नहीं करता कि सभी विधियां समान हो। फिर है अनवर अली सरकार वाद 1952 का, ये फिर है कि अनुच्छेद 14 मूल विधि और व्यक्तिगत विधि दोनों पर लागू होती है। मूल विधि और व्यक्तिगत विधि जैसे पर्सनल लॉ दोनों पर लागू होती है। ये नैयर सर्विस सिक्योरिटी वाद है। ये इसमें कहा गया है कि समता का खंडन उन विधायनों पर भी लागू होता है जो साम्य पर आधारित हो। अगला वाद है जे.के. मोहन वाद 2008 का है। उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि शैक्षणिक अर्हता के आधार पर कर्मचारियों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकेगा, और यदि ऐसा किया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में नहीं होगा। अगला वाद है केदारनाथ वाद है 1953 का। शीर्ष न्यायालय ने धारित किया है कि अधिनियम की वैधता हेतु वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण या तर्कसंगत ढंग से पूरे किए जाने की अपेक्षा नहीं करता है। अगला वाद है रवि यशवंत वोहर वाद 2012 का है कि राज्य तथ्य या विधि में दुराशय या विद्वेष के बिना ठीक ढंग से कार्य करने के लिए दायित्व अधीन है। अगला वाद है तुलसीराम पटेल वाद 1985 का। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अनुच्छेद 14 में अंतरिष्ट संवैधानिक गारंटी के भाग स्वरूप विवृत किए गए हैं। अगला वाद है संजीव कॉप मैन्युफैक्चरिंग वाद 2014 का। इम्पोर्टेंट वाद है कि जहां अनुच्छेद 31 ए की सीमा प्रारंभ होती है वहां अनुच्छेद 14 की सीमा समाप्त हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला वाद है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाद 2014 का कि हिजड़ा या ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो न तो स्त्री है और न ही पुरुष अनुच्छेद 14 के व्यक्ति के अर्थ अंतर्गत अभिव्यक्ति व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला वाद है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डायरेक्टर वाद 2014 का कि भ्रष्टाचार राष्ट्र का दुश्मन है और भ्रष्ट लोक सेवकों की धरपकड़ करना और ऐसे लोगों को दंडित करवाना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का एक आवश्यक आदेश है। सेवा की स्थिति या हैसियत के आधार पर उन लोक सेवकों के बीच कोई विभेद नहीं कर सकता है जिनके विरुद्ध लगाए गए आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन एक अपराध की कोटि का है, क्योंकि वे एक ही शाखा के पंछी हैं। अगला वाद है ऋषि किरण लॉजिस्टिक वाद है कि ऋजुता के साथ ही साथ वचनात्मक विबंध के सिद्धांत प्रशासनिक विधि के परिधि में होते हैं, जबकि इसके बारे में विवादक की क्या पक्षकारों के बीच अंतिम संविदा की गई थी, और यदि ऐसा है
तब ऐसे संविदा के प्रवर्तन का प्रश्न संविदा विधि के क्षेत्र में होगा। ऋजुता यानी फेयरनेस, न्यायोचित। अगला वाद है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम रेवात सिंह वाद 2015 का कि अनुकंपा नियुक्ति ऐसे पद के लिए मंजूर नहीं की जा सकती है जिसके लिए अभ्यर्थी निर्योग्य हो। फिर अगला वाद है श्रीमती शोभा देवी वाद 2022 का विवाहित पुत्र और विवाहित पुत्री के बीच भेदभाव का प्रतिषेध कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के संबंध में विवाहित पुत्र और विवाहित पुत्री के बीच भेदभाव युक्तियुक्त वर्गीकरण नहीं है और यह विधि की दृष्टि में समान व्यक्तियों के साथ असमान रूप में व्यवहार के कोटि में आता है और वह विधि के समक्ष व्यक्तियों की समता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। अगला वाद है कारुकुला सिमाचलम वाद 2022 का ये भी लेटेस्ट वाद है और इम्पोर्टेंट है कि मौलिक अधिकार सामान्यतः केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रवर्तनीय होते हैं तथा राज्य का अपने नागरिकों के पर्याप्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रावधान करना दायित्व होता है। अगला वाद है 2022 का श्रीमती शोभा देवी वाद कि अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए विवाहित पुत्री के लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघनकारी होगा। इसलिए विवाहित पुत्र के विरुद्ध विवाहित पुत्री तथा अविवाहित विवाह विच्छेदित अथवा विधवा अथवा एकल पुत्र के विरुद्ध विवाहित पुत्री के विरुद्ध भेदभाव का अस्वीकार्य होना अभी निर्धारित किया गया तो संबंध स्थिति को अभिखंडित और अपास्त कर दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 14 से संबंधित कुछ वाद देखे अपन ने। तो आज के लिए इतने, अनुच्छेद 15 को कल करते हैं। तो थैंक यू।